तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है कोटि के निर्धारण की विधियां। ओके, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, वो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को डायरेक्ट देख के निर्धारित नहीं कर सकते। मतलब ये होता है कि कोटि के निर्धारण के प्रायोगिक विधियां होती हैं। उनके प्रयोग में जो डाटा मिलते हैं, उन डाटा के बेस पर, उन आंकड़ों के बेस पर हमें किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना होता है। तो यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इसमें यही हम देखेंगे कि अगर हमें अभिक्रिया के कुछ आंकड़े दिए रखे हों, जैसे कि अभिक्रिया के वेग और उनकी सांद्रताओं का कोई संबंध दे रखा है और फिर कोटि पूछी गई है, या किसी अभिक्रिया का ठीक है अर्धायु काल दिया गया है और फिर कोटि पूछी गई है, या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, या अभिक्रिया के ग्राफी निरूपण किए गए हैं और फिर कोटि पूछी गई है, तब हमें ये ध्यान रखना है कि कोटि निर्धारण के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इनमें से पहली है प्रारंभिक वेग विधि। तो देखो बच्चों, इस विधि में आपको क्या किया जाएगा कि अभिकारकों की सांद्रताएं दी जाएंगी। मतलब जैसे किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, ए और बी, ठीक है, तो उन अभिकारकों की अलग अलग सांद्रताएं दी जाएंगी और उनके संगत अभिक्रिया का वेग दे रखा होगा। समझ गए ना? तो आपको करना क्या है कि ऐसी विधि में जो है अभिकारकों की सांद्रता, जो भी जितने भी अभिकारक हैं वो, और उसके संगत वेग, इसका एक संबंध लेना है जिसे हम बोलते हैं दर समीकरण। और हमें दो सांद्रताओं और दो अभिक्रिया वेगों का अनुपात लेना है, और यह अनुपात इस तरह से लेना है कि किसी एक अभिकारक की सांद्रता स्थिर दिखे और दूसरे में परिवर्तन दिखे। ऐसा करने से आपको सांद्रता में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन का अनुपात प्राप्त हो जाएगा, और इस अनुपात के आधार पर जो ये सांद्रता के पद के ऊपर घातांक लगे हैं या इनकी जो कोटि लगी हुई है, उसका मान निकाल सकते हैं। तो यहीं पर यहां पर जो मैंने लिखा है कि अभिकारक सांद्रता एवं वेग में परिवर्तन का अनुपात लेकर कोटि निर्धारित करते हैं। अभी मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। तो इस तरह से मान लिया जाए कि दो वेगों का अनुपात आप ले रहे हैं R1 R2, तो इन वेगों के संगत जो भी अभिकारक है, मान लो A और B दो अभिकारक हैं, तो इन वेगों के संगत उनकी सांद्रताओं का भी आपको अनुपात लेना है। और इस तरह से जो ये पावर लगी है X और Y, इनकी वैल्यू निर्धारित करनी है। आपको करना क्या है कि एक ही सांद्रता को स्थिर रखकर, मतलब मान लिया जाए कि आप दो वेगों का अनुपात ले रहे हैं और एक ही सांद्रता स्थिर दिख रही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं दे रखा, तो वो स्थिर रखकर B की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष, ठीक है, B के कोटि निर्धारित करते हैं। तो B की सांद्रता में परिवर्तन करके और B के सापेक्ष कोटि का निर्धारण करते हैं। इसी तरह A के सापेक्ष भी हमें कोटि का निर्धारण करना है। बहुत ही इजी विधि है। आप या तो बिना न्यूमेरिकली सॉल्व करे भी कोटि बता सकते हैं और आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर में अगर हम देखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता कितनी भी बदली जाए, वेग में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। प्रथम कोटि में अगर आप देखोगे कि अभिकारक की सांद्रता 2 गुना हो रही है तो वेग 2 गुना, 3 गुना हो रही है तो 3 गुना हो रहा होगा। ठीक इसी तरह से द्वितीय कोटि के संगत जब हम देखते हैं तो अभिकारक की सांद्रता अगर हम दुगुना कर दें तो वेग जो है 4 गुना हो जाता है, और तृतीय कोटि में आप देखते हैं 8 गुना तक हो जाता है। तो इस तरह से देख के भी आप A और B के सापेक्ष कोटि बता सकते हैं। नहीं आ रहा है तो अनुपात लेके करें। देखो जैसे ये अभिक्रिया है A प्लस B और प्रोडक्ट बन रहा है। A की सांद्रता है 0.01, 0.02, 0.02, है ना। B की सांद्रता है 0.01, 0.01, 0.03, और ये रेट दे रखे। अब हम यहां देखें, मान लिया जाए कि आप A के सापेक्ष कोटि निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो, पहले A और B की सांद्रताएं बराबर ली गई हैं, पॉइंट रेट है 0.005, ठीक है,
मान लिया जाए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में रेट है। अब यहां देखो कि B की सांद्रता स्थिर रखी है और A की सांद्रता को हमने डबल कर दिया है, तो वेग में परिवर्तन देखो आप कितना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है ना, सीधा सीधा 0.005 से 0.020 हो रहा है। तो A की सांद्रता आपने स्थिर रखी है और B की सांद्रता 2 गुना कर दी, तो वेग जो देख रहे हैं आप 4 गुना हो गया। तो सीधा दिख रहा है कि A के सापेक्ष कोटि क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट बता दूं। फिर अब हम यहां आ जाते हैं। अब यहां पर आप दूसरे और तीसरे को कंपेयर करो। A की सांद्रता मैंने स्थिर रख दी है, अब B की सांद्रता को 3 गुना बढ़ाया गया है, तो वेग देखो 0.020 से 0.060 हो रहा है। मतलब ये यहां से 3 गुना सांद्रता, देखो A को स्थिर रखा है और B की सांद्रता 3 गुना कर रहे हैं, तो वेग भी 3 गुना बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि B के सापेक्ष अगर आप कोटि कहें तो वो 1 है और A के सापेक्ष कोटि कहें तो 2 है। एक तो डायरेक्ट पता चल गया, और सिंपल वे में बता देता हूं, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लें कि R2/R1 कर दें। मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों R2/R1? क्योंकि हम यहां पर B की सांद्रता को स्थिर रखकर A के सापेक्ष कोटि निर्धारित कर रहे हैं। तो ये हो गया 0.020 ठीक है 005, इस तरह से सांद्रता ये है, और यही अभिकारकों की सांद्रता यहां ले ली। ये A की सांद्रता हो गई, मतलब मैंने यहां पर R2/R1 इक्वल टू, यहां पर जो वेग रखे हैं यहां पर ये सांद्रताएं हो गई कि ये हो गई A2/A1 की पावर x। ठीक इसी तरह से मैं यहां कर दूं B2/V1 की सांद्रता यहां पर कर दी y। यहां पर ये जो हो गया A1 मान लो, और ये क्या हो गया बच्चों A2। ऐसे ये B1 मान लो और ये क्या हो गया B2, रख दो। तो आप देख रहे हैं ये पद तो हट गया, 1 आ गया इसकी वैल्यू, तो 4, ये रेशियो आया 4 और ये हो गया 2 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो डायरेक्ट भी निकल रहा था ऑर्डर A के सापेक्ष 2, न्यूमेरिकली भी निकाल लिया आपने। अब हम R3 और R2 का अनुपात ले लें। ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों? क्योंकि यहां पर फिर A की सांद्रता को स्थिर रखकर B के सापेक्ष हमें कोटि निकालनी है, तो हमने लिख दिया R3/R2। तो R3 वेग और R2 वेग, और R3 और R2 के संगत A की सांद्रता और B की सांद्रता ले ली। तो A की सांद्रता तो वही स्थिर है और वैसे भी कोटि भी पता है हमें, है ना। तो ये कट गया और यहां पर आपने रख दी, तो ये आया 3 × 10 की पावर 3 × 3 की पावर y, तो y आ गया 1। तो इस तरह से हमारा रेट लॉ बन गया R = K, A की पावर x, B की पावर y। तो इस बेस पर आपने x की वैल्यू निर्धारित की थी 2 और ay की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा रेट लॉ इक्वेशन आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ वेग स्थिरांक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम A और B की सांद्रताएं हमें पता है, हम कोई भी एक A और B की सांद्रताएं रख दें और उसके संगत रेट लेके K निकाल सकते हैं, और अगर हमें K पता है तो रेट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें निर्धारित करना है। अब दूसरा देखो, एक और क्वेश्चन है, A + B मिलके प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, अब यहां देखो A और B की सांद्रताएं स्थिर है तब रेट है ये। ठीक है, फिर यहां देखो आप A की सांद्रताएं ये है 0.3, 0.3 और ये 0.4। अब हमें A और B के सापेक्ष ऑर्डर डिसाइड करना है। तो हम करेंगे क्या कि हम वो दो रेट का रेशियो लेंगे बच्चों, जहां किसी एक की सांद्रता स्थिर रखे और दूसरे की बदले। तो अगर आप R4 और R1 का रेशियो ले लो तो B की सांद्रता आपको स्थिर दिखेगी, तो B वाला पद तो हटा दो और R4 में R1 का भाग दे दो इस तरह से। तो चौथे रेट में पहले रेट का भाग दिया, 4 आ गया, और यहां सांद्रताएं रख दी आपने 0.4/0.1 की पावर x। तो ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। ठीक है, तो ये निर्धारित होगी फर्स्ट ऑर्डर। और वैसे भी देखो आप यहां पर जब A की सांद्रता 0.1 थी और उसे 4 गुना बढ़ा दिया गया 0.4, B को स्थिर रख के, तो वेग देखो 6 से सीधा 24 हो गया। इसका मतलब है 4 गुना बढ़ गया ना। तो सांद्रता जब आपने 4 गुना बदली तो वेग 4 गुना बदल गया। तो सीधा दिख रहा है कि A के सापेक्ष जो कोटि है वो क्या होगी बच्चों 4। अब यहां देख लो आप, अगर आप यहां पर A की सांद्रता को स्थिर रख रहे हैं और B की सांद्रता को डबल कर रहे हैं,
तो रेट देखो आप यहाँ पे R3 और R2 का रेशियो 7.2 और 28.8, 4 गुना रेट बदल रहा है। ठीक है कि जब आप A की सांद्रता स्थिर रखकर और B की सांद्रता डबल कर रहे हैं तो रेट 4 गुना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है B के सापेक्ष जो कोटि हुई बच्चों वो हो गई 2। और यहां से भी निकाल के देख लो, R3 अपॉन R2 कर दिया, रेट का रेशियो ले लिया, यहाँ A की सांद्रता स्थिर थी वो कट गई, तो इस तरह से 4 इक्वल टू 2 की पावर y, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो A के सापेक्ष ऑर्डर तो हो गया हमारा 1 और B के सापेक्ष हो गया बच्चों क्या 2। ओके 2 मिनट। तो इस तरह से हमारा ये रेट लॉ इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा रेट लॉ इक्वेशन। एक और देखो, फिर A और B मिलके प्रोडक्ट बना है ना। यहाँ A की सांद्रता, B की सांद्रता और यहाँ है रेट। A की सांद्रता है 0.2, B की सांद्रता है 0.3, फिर A की सांद्रता 0.2, B की सांद्रता 0.1, A की सांद्रता 0.4, B की सांद्रता 0.05। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर आप B की निकालें B के सापेक्ष कोटि तब तो इजी निकाल सकते हैं क्योंकि A की सांद्रता स्थिर दिख रही है। लेकिन अगर आप A की निकालेंगे तो B की भी सांद्रता कहीं स्थिर नहीं दिख रही है। तो अब हमें यहाँ न्यूमेरिकली ही सॉल्व करना होगा। आसानी से आप A के सापेक्ष तो देख सकते हो, B के सापेक्ष देखो 0.2 0.3 का रेट है इतना, 5.07 इंटू 10 की पावर -5। फिर A की सांद्रता 0.2 स्थिर रखी है और B की सांद्रता आपने घटा दी तो भी रेट वही दिख रहा है। तो सीधा सा दिख रहा है कि B के सापेक्ष जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है बच्चों 0। क्या दिख रही है आपको 0, क्योंकि आप A को स्थिर रख के B को बदल रहे हैं ना, तो भी रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आपको B के सापेक्ष तो कोटि पता चल गया। अब आप चाहे तो A के सापेक्ष आंकड़ों से गणितीय संबंध से निकाल लें। तो मैंने क्या किया है R2 अपॉन R1 कर दिया, तो R2 अपॉन R1 मतलब ये रेट हो गया है ना। तो एक B के सापेक्ष निकाल दी मैंने, तो ये तो हो गई 1 और B के सापेक्ष तो ये तो ऑर्डर आ गया B के सापेक्ष y की वैल्यू 0, क्योंकि ये रेशियो 1 है, ये भी 1 हो गया और 1/3 का पावर y इक्वल टू 1 है, तो सीधा है y की वैल्यू क्या है बच्चों 0, क्योंकि कोई भी आधार हो अगर घातांक 0 है तो उसका मान 1 आएगा। फिर ले लिया हमने R3 अपॉन R2, तो R3 है 7.16 और R2 है 5.07। यहां पर सांद्रताओं का अनुपात रख दिया 0.2 अपॉन 0.2 की पावर x और 0.05 अपॉन 0.1, तो यहां पर तो आपकी y की वैल्यू पता है आपको, तो ये लगा दी मैंने भाई, तो वो तो हट गया। अब यहां पर 1.414 आ रहा है इसका रेशियो और ये है 2 की पावर x। 1.414 को हम √2 ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों √2 की वैल्यू है ना 1.414, तो 2 की पावर x। तो यहां पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 की पावर 1/2 इक्वल टू 2 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसका मतलब है कि A के सापेक्ष जो ऑर्डर है बच्चों वो है हाफ, मतलब 1/2 और B के सापेक्ष क्या है 0। यहां तक इस तरह से ये है हमारी प्रारंभिक वेग विधि, जो कि आप आंकड़ों की तुलना करके भी आप क्या निकाल सकते हैं ऑर्डर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो है हाफ लाइफ मेथड। तो देखो बच्चों, किसी भी n कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल और उसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का ये अनुपात रिलेशन, ठीक है, कि किसी भी n कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल उस अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की पावर n-1 की क्या दिख रहा है समानुपाती, विक्रमानुपाती। सॉरी, समझ गए ना कि किसी भी n कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो और उसकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन का अगर हम रेशियो ले लें तो t1/2 ये हो गया 1, ये हो गया 2, दो अर्धायु काल और उनके संगत दो प्रारंभिक सांद्रताओं का अनुपात का ये रिलेशन निकलेगा, जो कि व्युत्क्रम रिलेशन दिख रहा है। और पावर लगा दी n-1, जहां n क्या है बच्चों अभिक्रिया की कोटि। अगर हम इसका ग्राफी निरूपण लेना चाहें, एक तो ये है संबंध, अभी हम इससे क्वेश्चन करेंगे।
एक इसका ग्राफी निरूपण भी किया गया है। तो देखो बच्चों, इसी संबंध को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर को ऊपर ले जाऊं तो पावर हो जाएगी 1 माइनस एन, और ये बढ़े आगे तो ये हो जाएगा log t हाफ n इक्वल टू log k प्लस स्लोप, ये आगे आ गया, पावर आगे आ जाएगी 1 माइनस एन और log r नॉट, तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, तो c हो गया log k, m हो गया 1 माइनस एन, log r नॉट हो गया x। तो अगर हम ये ग्राफ लें तो ये एक पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, तो स्लोप के बेस पर हम n निकाल सकते हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, थीटा पता है तो हम यहां से अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल से समझें, यहां देखो, यहां दे रखा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं, ठीक है, मान लो ये है 20 और ये है 40 और ये उनके अर्ध आयु काल है, ठीक है। तो इन संबंध से हमें पता लगाना है कि ये किस कोटि को शो करते। एक बात और बता दूं बच्चों कि अगर आप टी हाफ एन में चले जाएं, ठीक है, तो ये सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा प्रारंभिक के, टी हाफ मतलब जीरो में, है ना। फिर हम टी हाफ अगर फर्स्ट ऑर्डर में जाएं तो आप देखोगे ये प्रारंभिक सांद्रता से टोटली मुक्त होगा। अगर आप द्वितीय कोटि में चले जाएं, ठीक है, तो ये प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती दिखेगा। आंकड़े देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया की किस कोटि को शो कर रहा है। देखो यहाँ पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 20 थी, फिर 40 कर दी, मतलब डबल कर दी। तो अर्धायुकाल पहले 50 था, 25 हो गया। तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आंकड़ा द्वितीय कोटि को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्धायु काल और अभिकारक की सांद्रता अगर द्वितीय कोटि में देखें तो व्युत्क्रम में दिख रहा है कि अगर अभिकारक सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की कोटि घटेगी। तो यही यहां दिख रहा है कि जब अभिकारक की सांद्रता आप डबल कर रहे हैं तो अर्धायु काल आधा हो रहा है, और डायरेक्ट भी आ गया। और आप चाहें तो दो अर्धायु कालों का अनुपात ले लें, 50 और 25, और यहां पर प्रारंभिक सांद्रताएं मतलब जो अर्ध आयु काल है उनके संगत उनकी सांद्रताएं रख दें, ठीक है। तो R2 है हमारे पास 40 और R1 है 20। तो इस तरह से 2 इक्वल टू आ गया 2 की पावर n-1, तो n-1 इक्वल टू आ गया 1, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए ना। तो इस तरह से आपने यहां पर आंकड़ों से भी, गणितीय संबंध से भी निकाल लिया और डायरेक्ट कंपेयर करके। और भी है, मान लिया जाए ऐसा लिखा होता कि यहाँ R नोट लिखा है 100, फिर यहाँ है 200, और मान लो यहाँ टी हाफ लिखा है 50 और यहाँ कर दिया 100। पूछ ले कि बताएं कि ये किस कोटि को शो कर रहा है। तो सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों की अभिकारक सांद्रता डबल करने से अर्धायु काल डबल होता हुआ दिख रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर को शो कर रहा है। आप चाहें तो इन गणितीय मतलब संबंध में ये जो सांद्रताएं और अर्धायु काल है इनको आप इस संबंध में रख के भी निकाल सकते हैं एन की वैल्यू। बात क्लियर है? इस तरह से। फिर तीसरा है ग्राफीय निरूपण। तो अपन ने वैसे भी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनमें ग्राफ पढ़े हैं। तो शून्य कोटि में जो ग्राफ बनता है अभिकारक की बची हुई सांद्रता आर टी और टी का, तो वो इस तरह से निगेटिव स्लोप में आता है, ठीक है। शून्य कोटि में किसके बीच में ग्राफ होता है? आर टी और इसके टी के बीच में। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये आर नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आपने देखा है कि ये जो है लॉग आर नॉट है, तो यहां पर लॉग आर टी और टी के बीच ग्राफ लिया जाता है। तो अगर लॉग आर टी और टी के बीच में ग्राफ बना है और वो स्लोप ऐसे नेगेटिव दिख रही है तो वो प्रथम कोटि की है। अगर वो आर टी और टी के बीच में ग्राफ दिया गया है और स्लोप नेगेटिव दिख रही है तो वो किसको शो कर रहा है बच्चों? जीरो ऑर्डर को। इस बेस पर भी आप अभिक्रिया का क्या निर्धारित कर सकते हैं? ग्राफ को देख के अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोटि का निर्धारण ग्राफी विधि से करना है। और देखो अगर कोई nth कोटि की अभिक्रिया है जिसमें n की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 या 2 से ज्यादा है, तब आप उसके लिए ये है एक संबंध गणितीय व्यंजक जो कि समाकलित व्यंजक है, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, बस आप n की वैल्यू लगाते चलेंगे तो आपको संबंध निकलते चलेंगे। मैंने यहां पर जैसे n की वैल्यू 2 रख दी तो यहां पर 2 रख के
और उसका द्वितीय कोटि का ये व्यंजक आ गया। अब ये द्वितीय कोटि का व्यंजक है, तो अगर आप इसका ग्राफी निरूपण करना चाहें तो देखो KT आ जाएगा यहाँ, तो 1/RT इक्वल टू KT प्लस 1/R0। तो यह एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन इसमें पॉजिटिव स्लोप दिख रही है, ठीक है, T और 1/RT के बीच में। तो यहां से आप, ठीक है, tan थीटा से K निकाल सकते हैं। तो अगर बची हुई सांद्रता का व्युत्क्रम और टाइम के बीच में ग्राफ और पॉजिटिव स्लोप दिखता है, तो ध्यान रखें वो क्या है, द्वितीय कोटि को शो कर रहा है। बाकी प्रथम कोटि के और जीरो के तो मैंने बता दिए ग्राफ इस तरह बनते हैं। अगर हम nth कोटि का अर्धायु काल निकालना चाहें तो क्या होगा बच्चों, तो जहां t था वहां t हाफ रख दें, जहां rt था वहां r0/2 रख दें। तो यहाँ चले आप 1/n-1 k मैंने इस व्यंजक में रखा है, ये वैल्यू ये वाले व्यंजक में। तो nth कोटि का हमें अर्धायु काल निकालना है, तो 1/r0/2 की पावर n-1 माइनस 1/r0n-1। तो और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेके, तो ये संबंध फाइनली आपका अर्धायु काल के लिए निकलाएगा 1/n-1/k 1/r0 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1 माइनस 1। अगर आप n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपके पास अर्धायु काल का ये संबंध निकल आएगा किसी भी nth कोटि के लिए। तो इस तरह से और भी है। देखो बच्चों, अगर आपको कोटि, आप जानते हैं कि वेग स्थिरांक की इकाई से भी कोटि निकाली जा सकती है। वेग स्थिरांक की इकाई से कोटि, है ना। तो वेग स्थिरांक की इकाई से कोटि में आपने देखा था कि अगर शून्य कोटि की है, कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है, मतलब n की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर आपको किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, तो उस वेग स्थिरांक की इकाई देखो, देखो शून्य कोटि में ये होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये है k की यूनिट, ठीक है। तो अगर कोई अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई वेग की इकाई में दे रखी है, तो 0 ऑर्डर को शो कर रही है वो अभिक्रिया। ओके, प्रथम कोटि में चले जाएं। प्रथम कोटि में n की वैल्यू 1 होती है, तो वहां पर ये टाइम के इनवर्स में दिखती है k की यूनिट, सेकेंड इनवर्स, आवर इनवर्स, ईयर इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो अगर वो टाइम के इनवर्स में दिख रही है तो वो प्रथम कोटि को दर्शाती है। ठीक इसी तरह से यहां चले जाए द्वितीय कोटि। तो द्वितीय कोटि में n की वैल्यू 2 है, तो आप जानते हैं लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स में आती है, इस तरह से। तो आपको वैसे भी मैंने वेग स्थिरांक की अलग अलग यूनिट में, वेग स्थिरांक की जो है अलग अलग कोटि में यूनिट निकाल के बताई है। तो उनके बेस पर भी आप वेग स्थिरांक की इकाई के बेस पर भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्धायुकाल विधि से कर सकते हैं, ग्राफी निरूपण से कर सकते हैं। अर्धायुकाल में तो बहुत ईजी है, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व के सिर्फ कंपेयर करना है, ये वाला संबंध याद रखना है कि 0 ऑर्डर में अर्धायुकाल सीधा प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती दिखता है, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है ना, सेकेंड ऑर्डर में व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी बेस पर आप क्या निर्धारित कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ठीक इसी तरह से जो ये प्रारंभिक दर विधि है, इसमें आपको वेगों का अनुपात लेना है और अभिकारकों की सांद्रताओं का अनुपात। इस तरह का अनुपात लें कि किसी एक की सांद्रता हट जाए, बस इस अनुपात के आधार पर आपको सांद्रता की घातांक का मान निकाल लेना। और डायरेक्ट भी आप पहचान सकते हैं, एक की स्थिर रखकर दूसरे की सांद्रता में परिवर्तन देखें और उसमें वेग में परिवर्तन कितना गुना आ रहा है, डायरेक्ट आपको कोटि पता चल जाएगी बिना न्यूमेरिकली सॉल्व किए। तो ये थी हमारी कोटि के निर्धारण की विधियां। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में लेंगे सक्रिय ऊर्जा आरेनियस समीकरण के बारे में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।